मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। आज हम नाविल निगारी के फ़न पर गुफ्तगू करेंगे। ये देखेंगे कि असल में नाविल किसे कहते हैं। नाविल उर्दू में राजस्थान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बीए और एमए दोनों सतह पर पढ़ाया जाता है। नाविल इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है नया। ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले मुसलसल किस्से या कहानी को नाविल कहा जाता है। ये कहानी जदीद तरीक़े से लिखी जाती है जो दास्तान के बाद मंजर आम पे आई। यानी नाविल से पहले उर्दू में दास्तान निगारी का रिवाज था। वक्त की ज़रूरत और ज़माने के हालात के पेश नज़र नाविल की सिंफ वजूद में आती है। नाविल में दास्तान के बरक्स हकीकतों को बेनकाब किया जाता है। नाविल और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। नाविल सियासी, समाजी, अखलाकी, इस्लाही, तारीख़ी, मजहबी सभी मौज़ूआत पे लिखे जाते हैं। जहाँ तक फ़न और तकनीक का ताल्लुक़ है, नाविल में कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमा, पस मंज़र, ज़मान व मकान, उसलूब, नुक्ता-ए नज़र जैसे ज़रूरी अज्ज़ा को शामिल किया जाता है। इसका पहला जुज़ है कहानी। नाविल का बुनियादी उन्सुर कहानी है। नाविल में कहानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हर अफसानवी अदब, चाहे वो दास्तान हो, नाविल हो, मुख्तज़र अफसाना हो या ड्रामा, कहानी सभी जगह पाई जाती है। नाविल में हकीकी ज़िंदगी की कहानी पेश की जाती है। कदीम ज़माने से इंसान किस्से कहानियों में दिलचस्पी लेता रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके रूप बदलते रहे। हर कहानी में इब्तिदा ही से किसी ख़ास मौजू को पेश नज़र रखा जाता है और उरूज पर पहुँचने के बाद उस कहानी का इख्तिताम होता है। कहानी में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए नाविल निगार को कहानी बेहतरीन तरीक़े से पेश करनी चाहिए। दूसरा इसका जुज़ होगा प्लॉट। प्लॉट में वाक़यात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है जिसमें रब्त होना ज़रूरी है। कहानी के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। एक वाक़े को दूसरे वाक़े पर पेश करना या एक दूसरे को मुंसलक करना, ये कहाँ प्लॉट में बताया जाता है। भाई जिस तरह से हम मकान बनाते हैं उससे पहले प्लॉट की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी भी किस्से कहानी की तामीर के लिए प्लॉट की बहुत ज़रूरत होती है। प्लॉट दो तरह के होते हैं, एक मरबूत प्लॉट और दूसरा गैर मरबूत प्लॉट। मरबूत प्लॉट में गैर अहम वाक़यात और किरदारों को बड़े पैमाने पर पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़रूरी और अहम वाक़यात और किरदारों को फ़ौक़ियत दी जाती है। गैर मरबूत प्लॉट वो होते हैं जिनमें बेशुमार वाक़यात और किरदार बेतरतीब अंदाज में मौजूद होते हैं। अगला जुज़ है किरदार यानी करैक्टर, पात्र। नाविल में हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हकीकी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ होता है। यानी वो बज़ाहिर कई बार नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम नाविल में उनको पेश करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वो बहुत अहम और ज़रूरी हैं, ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाविल के किरदारों की खूबियाँ
इस बात पे मुनस्तर है कि वो ऐसे जीते जागते हों कि हम उन्हें हकीकी इंसान समझ लें। नज़ीर अहमद का नाविल मिरातुल उरूस में असगरी और अकबरी का किरदार, तोबुत नुसूम में मिर्ज़ा ज़ाहिद दार बेग का किरदार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नाविल में उमराव जान अदा का किरदार जीते जागते और हकीकी किरदार मालूम होते हैं। इन पर फर्जी या ख़याली होने का गुमान तक नहीं होता। किरदार दो तरह के होते हैं, यकरुखी यानी फ्लैट, दूसरे पहलूदार यानी राउंड। ये दो किरदार कहानी को मुकम्मल करने में अपनी अहमियत रखते हैं। मकसद ये है कि एक होते हैं मरकज़ी किरदार जो शुरू से आखिर तक नावल में दिखाई देते हैं, दूसरे होते हैं ज़िमनी किरदार, गेस्ट कैरेक्टर, मेहमान कलाकार जिसको कहते हैं। कभी कभी दिखाई दे दिए, कभी कभी नहीं, लेकिन उनकी भी अपनी अहमियत होती है। अब आया मुकालमा, जिसको हम संवाद या डायलॉग कहते हैं। किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू और बातचीत को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा फितरी और किरदारों के हस्बे मरातिब होने चाहिए। किरदार जिस हैसियत और तबक़े से ताल्लुक़ रखता है उसी के मुताबिक उसकी ज़बान होनी चाहिए। जैसे बादशाह के मुकालमों में उसके शाही मर्तबे और ग़ुलामों के मुकालमे में उसकी आजिज़ी और इंकिसारी ज़ाहिर होनी चाहिए। आला, मुतवस्सित और अदना तबक़े के किरदारों को कहानी में शामिल किया जाता है तो उनकी ज़बान भी वैसी होनी चाहिए। नाविल निगार को अच्छे मुकालमे लिखने के लिए ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल होना निहायत ज़रूरी है। ज़मानो मकान, ज़मानो मकान का मतलब होता है कि नाविल में कहानी को समझने के लिए पस मंज़र, माहौल, ज़मानो मकान अहम हैसियत रखते हैं। किरदार किस माहौल का परवरदा है, क़िस्से में पेश आने वाले वाक़यात किस मकाम और ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। गरज़ नाविल न सिर्फ़ अपने दौर की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि उस दौर की तहज़ीब व माशरत, अखलाक व आदात की झलक भी उनमें देखने को मिलती है। चूँकि नाविल हकीकत पर मबनी होते हैं इसलिए उनका माहौल, पस मंज़र और ज़मानो मकान से गहरा ताल्लुक़ होता है। अब आया उसलूब यानी स्टाइल, शैली। नाविल में उसलूब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर नाविल की कामयाबी का इन्हिसार होता है। मुसन्निफ़ का उसलूब बयान ही उसकी पहचान बनता है। हर सिन्फ़े अदब का उसलूब मुनफरिद होता है। नाविल में वाक़यात की तरतीब होना या किरदार का इर्तिक़ा या क़िस्से में दिलचस्पी का उन्सुर सब नाविल निगार के बेहतरीन उसलूब निगारिश का नतीजा होते हैं। अगला जुज़ है नुक़्ता-ए नज़र। नाविल निगार के जिस पहलू को किरदार के ज़रिए पेश किया गया और जो कारी तक पहुँचते हैं उसमें वाज़े तौर पे ये बात सामने आती है कि उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य मिनहाज होना चाहिए। जैसा कि नज़ीर अहमद के नाविल में उनका इस्लाही नुक़्ता-ए नज़र साफ नज़र आता है। उमराव जान अदा के क़िस्से को पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान बज़ाते ख़ुद बराह रास्त किन किन खुसूसियात से या किन किन खसलतों से, किन किन बुराइयों से ताल्लुक़ रखता है। हालात व वाक़यात भी इसे बुरे रास्ते पे डाल देते हैं, कभी वो अच्छे रास्ते पे चलता है। यानी नाविल एक ऐसी अदबी सिन्फ है जिसके हवाले से हम अपने अफसानवी अदब का मुताला व मुशाहिदा करते हैं। नाविल जो उर्दू तारीख़ की अदबी तारीख़ में उसको मुस्तहकम बनाते हैं, उनका तस्करा हम अगली नशस्त में करेंगे कि उर्दू नाविल का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे हुआ। आज तो हमने सिर्फ ये बताया है कि दरअसल नाविल क्या है, नाविल के अज्ज़ाए तरकीबी और फ़न्नी लवाज़िम क्या हैं।